नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का हितैषी होने की होड़ है। एक तरफ ओबीसी वर्ग को 27 श्रेय की सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। ये अशोकनगर की तस्वीरें हैं, जहां रघुवंशी समाज खुद को ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल इसकी वजह है सरकारी नौकरियों में ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण, क्योंकि प्रदेश की पूरी सियासत अब इसके आसपास ही घूम रही है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने ओबीसी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रामजी महाजन आयोग का गठन किया। 1994 में दिग्विजय सिंह ने ओबीसी के लिए 14% आरक्षण लागू किया था। 2003 में दिग्विजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया था। कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में 27% ओबीसी आरक्षण का वायदा किया, जिसे मार्च 2019 में पूरा भी कर दिया। जब मामला अदालत में पहुंचा तो कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह की मदद ली। कांग्रेस का आरोप है कि 2003 में उमा सरकार के दौरान 27% आरक्षण पर स्टे आ गया और 14 साल तक लंबित रहा। मौजूदा सरकार पर कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार का स्टे सिर्फ कुछ कर्मचारियों पर था, लेकिन इसे सभी विभागों पर लागू कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस हर हाल में ओबीसी को अपने साथ रखना चाहती है, ताकि आगे के चुनाव में उसे बढ़त हासिल हो सके। यही वजह है कि बीजेपी सरकार के 27% आरक्षण पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है। बीजेपी वाले कुछ सपना दिखाते हैं, हम ओबीसी में आरक्षण में लेंगे, फिर बाद में उनको मना करते हैं। हाँ ना में ये सब समय निकाल रहे हैं और क्या करेंगे अपन कुछ कह नहीं सकते। फिर भी ओबीसी वाले सब मैदान में है और ओबीसी वालों को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। संगठन और सरकार दोनों मोर्चों पर बार बार ये जताने की कोशिश हो रही है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के सच्चे हितैषी हैं। पार्टी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पिछले तीनों मुख्यमंत्री इसी वर्ग से बनाने की मिसाल देती है। मोदी सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को भी पार्टी ने अपनी उपलब्धि बताया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में फैसला किया और तत्कालीन एडवोकेट जनरल एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। हाल ही में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है। सरकार की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पर खुद मुख्यमंत्री ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। साथ ही सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। हमारी सरकार और हमारा संगठन राज्य के पिछड़े वर्ग के हमारे जितने भाई बहन हैं, हमारे सेवा क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, सबको 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। इस बीच मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को लेकर भी बहस शुरू हो गई। कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जेपी धनोपिया की नियुक्ति की थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद धनोपिया को हटा दिया गया, जिस पर वो स्टे ले आए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस बीच सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को इसका अध्यक्ष बना दिया। जाहिर तौर पर ओबीसी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तकरार तेज है, जिसके नतीजे अगले विधानसभा चुनाव के बाद ही दिखेंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट की रोक वाले मामलों के अलावा सभी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण देने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले को जब हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने के आसार हैं, तो मामले में कैविएट भी दाखिल कर दी गई। 27% ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर रहे ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जबलपुर हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दिए, जिसका मकसद ये कि अगर सरकार के फैसले को चुनौती दी जाती है तो एसोसिएशन को सुनवाई का मौका मिले, एक तरफा आदेश जारी न हो जाए। ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट रामेश्वर सिंह ने कैविएट दायर की। आशंका है कि 27% ओबीसी आरक्षण के राज्य सरकार के इस फैसले को जल्दी ही हाईकोर्ट में चुनौती मिल सकती है। मध्य प्रदेश में नीट, पीजी काउंसलिंग, पीएससी के मेडिकल ऑफिसर भर्ती,
और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में फाइनल हियरिंग के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है। प्रारंभिक सुनवाई पर वेलफेयर ओबीसी के संबंध में पक्ष रख सके। प्रारंभ से ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ओबीसी के 27% आरक्षण के समर्थन में पैरवी करता आ रहा है और इन्हीं सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कोई एक्सपार्टी आदेश न हो सके, इस संबंध में कैविएट दायर की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिन के दौरे पर खरगोन पहुंचे। यहां 4 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित थानों का लोकार्पण किया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में इंदौर आईजी हरिनारायण मिश्र, निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह, खरगोन एसपी भी मौजूद रहे। खरगोन के प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर दर्शन के बाद वे खंडवा के लिए रवाना हो गए। इसके पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की, मौजूदा मुद्दों पर अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वाले कंटेंट को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने इसके लिए ठोस नीति बनाने की पैरवी की। उससे कोई चिंतनीय बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कभी सौहार्द बिगाड़ देते हैं। सोशल मीडिया कभी कभी भ्रांति फैला देता है, भ्रम फैला देता है और इसके बाद इसके बारे में कोई न कोई एक ठोस नीति बनना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ व्यक्तिगत। भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ, जिसके तहत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और देश विरोधियों पर निशाना साधा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि देश में जब भी विकास की बात होती है तो सबूत मांगने लगते हैं। विरोध भी ऐसा करते हैं कि वो विचार नहीं कर पाते कि इसमें देश का हित है या अहित। ये देशभक्ति है, देशद्रोह। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव का विरोध करने वाले भी बहुत हैं। प्रज्ञा ने तालिबानी मानसिकता पर चोट करते हुए कहा कि पड़ोसी की मदद को लेकर भारत में आग पैदा करने की कोशिश होगी तो ये होने नहीं दिया जाएगा। और मैं लोगों को सावधान कर देना चाहती हूँ कि तुम जिस प्रकार से आसपास के देश जिनमें आग लगी हुई है, उस आग की अगर सहयोग लेकर के तुम चाहते हो कि भारत में अगर उस प्रकार की आग को पैदा कर लोगे तो वो दुश्मन की आग यहाँ कभी हमारे देशभक्त पैदा नहीं होगी। मध्य प्रदेश के गौपालन और पशुवर्धन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कहा कि गाय को पशु कहना अपमान करने जैसा है। उन्होंने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस बयान के संदर्भ में दिया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। स्वामी अखिलेश्वरानंद का यह कहना है कि गाय को प्राणी मानने से लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। उन्होंने गाय को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से कठोर कानून बनाने की भी मांग की है। मैं भी मांग करता हूं कि निश्चित रूप से गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। इससे जनता का, समाज का और जो अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हैं उनका गाय को देखने का दृष्टिकोण भी बदलेगा। यदि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की टिप्पणी के अनुकूल मध्य प्रदेश में होता है तो बहुत प्रसन्नता होगी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया था, लेकिन सियासी फेरबदल के चलते कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया। एक बार फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भरोसा दिया कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का तोहफा दिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस सरकार घोषणावीर सरकार थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर काम को अमल में लाने के लिए एक रूपरेखा बनाती है और फिर उस पर विस्तार देती है। कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था और उनका पूरा का पूरा वादा खोखला निकला। जैसे कर्ज माफी का था, जैसे बेरोजगारी भत्ते का था, वैसे ही वीकली ऑफ का था, लेकिन हम उस पर गंभीर हैं। भारतीय किसान संघ ने 8 सितंबर को देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। लागत आधारित लाभकारी मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा।
मध्य प्रदेश में भी सभी 52 जिला मुख्यालयों पर आंदोलन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अपनी फसल चाहे मंडी में बेचें, मंडी के बाहर बेचें या फसल की सरकारी खरीद हो, सभी जगह लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करने और लाभकारी मूल्य के नीचे फसल बिक्री को अपराध घोषित करने के लिए लागत आधारित लाभकारी मूल्य गारंटी कानून बनना चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार को किसान विरोधी बताया। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि किसानों को ना तो भाव मिल रहा है, ना उनके सम्मान में कोई बात हो रही। अगर लाभकारी मूल्य से कम में माल बिकता है तो सरकार उसके लिए कठोर कानून बनाए। अब कठोर कानून के बिना ये काम संभव नहीं है, इसलिए भारतीय किसान संघ ने इस दिशा में अपना कदम बढ़ाया तेजी के साथ। अपने जन्म काल के नारे को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। आने वाली 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भी यह कार्यक्रम होने वाला है। और पूरे देश भर में न किसानों को भाव मिल रहा, न किसानों को पूछा जा रहा, न किसानों के सम्मान में कोई बात हो रही। दिल्ली सरकार और जितनी भाजपा की राज्य सरकारें हैं वो किसान विरोधी काम कर रही है। इस बात को लेकर आम आदमी, अनुषंगिक जो संगठन भाजपा का है वो भी धरना दे रहा है और दूसरे लोग भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 मंडी कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर मंडी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला किया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रदर्शन के जरिए वो प्रदेश सरकार को उस वायदे की याद दिला रहे हैं जो सितंबर-अक्टूबर 2020 को किया गया था। पिछले साल मंडी कर्मियों ने वेतन, पेंशन और मंडी बोर्ड में मर्ज करने के लिए बड़ा आंदोलन किया। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। सरकार को उसी वायदे की याद दिलाने के लिए प्रदर्शन की शुरुआत की गई। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जल्दी ही बेमियादी हड़ताल की जाएगी। कि आज तक हमारी कोई भी मांगों पर निराकरण नहीं किया, मांगे नहीं मानी गई है। मजबूरन होकर अब फिर हमको संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ के बाद लगातार नेता और अधिकारियों के दौरे बाढ़ प्रभावित गांव में हो रहे हैं। हर बार प्रभावित लोगों को आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित सर्वे से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। युवा शक्ति संगठन ने बाढ़ पीड़ितों के साथ मिलकर बमरौली मंदिर के पास चक्का जाम कर दिया। जाम के कारण दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही एसडीएम प्रदीप शर्मा, तहसीलदार दीपक शुक्ला समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों को समझाइश देते हुए प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि शासन प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के साथ उनकी हर संभव मदद करने को तैयार है। लोगों की मांग थी कि उन्हें शासकीय भूमि पर पट्टा देकर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए, साथ ही सर्वे में पीड़ितों के नाम जोड़े जाएं। जो सर्वे प्रॉपर नहीं हुआ है वो सर्वे किया जाए। दूसरी, ये लोग हम सब नदी किनारे नहीं रहना चाहते हैं और हमको सरकारी जगह पे आवास बना के दिया जाए। ये हमारी 2 मांग थी, इसको लेके हमने चक्का जाम किया था। और 10 दिन के अंदर अगर हमारे काम नहीं किए गए तो फिर हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में अगस्त के महीने में आई बाढ़ से लगभग 1176 गांव पूरी तरह तबाह हो गए। तबाही का दंश इतना भयावह रहा कि न छत मिली, न खाने के लिए अनाज बचा। वहीं अब प्रदेश सरकार ऐसी आपदा से निपटने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रही है, जिसमें 3 नए बांध बनाए जाएंगे। करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चे का अनुमान है। जल संसाधन विभाग ने श्योपुर से निकलने वाली कूनो नदी पर 2 जगह, पारम नदी पर 1 जगह बांध बनाने का प्रस्ताव भेजा। चंबल नदी में हर 2 साल बाद बाढ़ का मंजर देखने को मिलता है। साल 2019 में अति वर्षा के साथ साथ कोटा बैराज से डिस्चार्ज पानी की वजह से बाढ़ आई थी, जिसमें 120 से अधिक गांव डूब गए थे। प्रक्रिया चल रही है अति शीघ्र। आपको पता बड़ी आपदा आई अभी, जैसे 170 किलो की चंबल की नहर कनाल पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। ये आपदा है कि नहीं बड़ी? हमें आर्थिक संकट था, पर ये बड़ी आपदा, इसको हम बिल्कुल अति शीघ्र टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। सोना को छोड़ के सब बीजेपी शासन के बने हुए हैं।
8 से 10 साल हुए हैं, लेकिन सारे पुल टूट गए हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी शासन में मजबूत पुल बने जिस प्रकार से कांग्रेस ने बनाए। छिंदवाड़ा के सौंसर में लोधी खेड़ा खमार पानी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल निर्माण को लेकर कमलनाथ ने गंभीरता दिखाई। भारी बारिश के चलते 30 अगस्त को यह पुल धराशायी हो गया था। कमलनाथ ने शीघ्र शासकीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव को पत्र लिखा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को भी पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया। पुल धंसने के कारण मुख्य मार्ग से कई गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में निवेश लाने के साथ लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। शुक्रवार को इंदौर में अलग अलग क्लस्टर बनाए जाने को लेकर मैराथन कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला में उद्योग विभाग के अधिकारियों और मंत्री के साथ उद्यमियों ने चर्चा की। इंदौर में फर्नीचर और टॉय क्लस्टर बनाए जाने को लेकर सहमति बन चुकी है, जिस पर जल्दी कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। कार्यशाला में विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल हुए। उन्होंने उद्यमियों से उनकी परेशानी को जाना और सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। उद्यमी ने बिजली के बढ़ते दाम को लेकर चिंता जताई है। मंत्री ने उनकी समस्या समाधान का भरोसा दिया है। क्लस्टर फॉर्मेशन और क्लस्टर कई ट्रेड के शुरू करने में और क्या क्या बातें हो सकती है, उनकी चर्चा के लिए ये गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। जुड़े हुए संस्थाएं उन सभी के साथ में जो है आज एक कार्यशाला रखा है, जिसमें जो नीतियों का निर्माण हो रहा है उन नीतियों के निर्माण के तारतम्य सुझाव और उसके साथ साथ कैसे बेहतर हम इस MSME सेक्टर में मध्य प्रदेश में काम कर सकें, उसके तारतम्य जो है आज विस्तृत रूप से 1 दिवस की कार्यशाला यहाँ पे रखी गई है। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। एक रोड का टेंडर 241 करोड़ का हुआ, जिसमें 23% बढ़ाकर मंजूर कर दिया गया। ये टेंडर 299 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि प्रदेश के दूसरे शहरों में स्मार्ट सिटी के टेंडर निर्धारित दर से कम राशि पर मंजूर हुए। टेंडर में SOR दर निर्धारण में भी गड़बड़ी हुई, जिसमें UW ने प्राथमिक FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्मार्ट रोड में गड़बड़ी की शिकायत संदीप शर्मा ने की थी। इस टेंडर के तहत महाराज बाड़े पर अंडरग्राउंड पार्किंग और पैदल मार्ग का भी निर्माण किया जाना है। स्मार्ट सिटी के लिए ये टेंडर KPMG कंपनी के इंजीनियर और अधिकारियों ने तैयार किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने इसे 23% अधिक दर पर मंजूर किया। वहीं इस फर्जीवाड़े में स्मार्ट सिटी की CEO की अपनी ही दलील सामने आई। और ये शिकायत जो है जनवरी में मैंने जो है की थी, और जनवरी में ही जो भोपाल में करके और फिर ये यहाँ पर UW कार्यालय आई है। अब इसमें जो है UW जो है जांच करेगी। ये बड़े स्तर पर घोटाला है, मतलब जिसमें आप ये देखेंगे कि सभी प्रकार के नियमों को दरकिनार करते हुए और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के द्वारा जो है टेंडर दिया गया है। इस रिपोर्ट के ऊपर हमारी पूरी टीम ने बैठकर महीनों मेहनत करके इस पूरे गैप्स को हम लोगों ने फिल करा हुआ है, और इसके बाद ये सभी सक्षम हमारे जो अधिकारी हैं, वो नगर निगम कमिश्नर साहब हो, वो कलेक्टर महोदय हैं, वो हमारा बोर्ड हो, ले जाके सभी को अवगत करा के ये पूरा काम नियमानुसार करा गया है। विदिशा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी से जुड़े दिवंगत नेताओं के घर जाकर शोक संवेदनाएं प्रकट की। सीएम शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दिवंगत ससुर दातार सिंह लोधी, पूर्व विधायक स्वर्गीय मोहर सिंह ठाकुर, स्वर्गीय कल्याण सिंह ठाकुर और दिवंगत बीजेपी नेता अशोक बैतूले के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाया। दिवंगत आत्मा के चरणों में अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में गणेश पंडाल और गणेश प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, लेकिन चल समारोह नहीं होंगे। कोविड गाइडलाइन के तहत ये उत्सव मनेगा। सीएम ने कहा कि केरल में स्थिति विपरीत है, इसीलिए हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। गणेश उत्सव रहेगा, गणेश जी की मूर्तियां बैठेंगी, लेकिन गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए हमको करना पड़ेगा। पंडाल का साइज भी तय है, एक समय में कितने लोग रहेंगे वो भी तय कर रहे हैं, क्योंकि हम तीसरी लहर से अभी सावधान रहें। हम लोग जानते हैं कि देश के कई प्रदेशों में, विशेषकर दक्षिण में, केरल जैसे राज्यों में अभी लहर कहर ढा रही है, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना होगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून इस बार खासा मेहरबान रहा, जहां कई जिलों में
भारी बारिश ने तबाही मचाई, तो वहीं कई जिले आज भी सूखे की जद में हैं। बालाघाट के बैहर क्षेत्र में बारिश न होने से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। किसानों का कहना है कि पिछले साल ओलावृष्टि और कोरोना की वजह से फसल चौपट हुई, वहीं इस बार बारिश ने सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सिंचाई के अभाव में फसलें पीली पड़ गई हैं, खेतों में दरार आ गई है। किसानों की मांग है कि बैहर क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, वरना वे आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।